हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम 3 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिए गए हैं। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याख्या को आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिए। व्याख्या से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं, ठीक है? तो व्याख्या को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। देखते हैं, 14 जुलाई 1942, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, जिसे वर्धा प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। कब? 14 जुलाई 1942, ठीक है? उसके बाद 8 अगस्त 1942, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और थोड़े बहुत संशोधन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। कब? 8 अगस्त 1942 को, ठीक है? इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है, ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद 9 अगस्त 1942, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये, ठीक है? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। उसके बाद ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है? गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहां पे रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था? तो पटना बांकीपुर जेल में इन्हें नजरबंद कर दिया गया था, ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां? तो पटना बांकीपुर जेल में रखा गया था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जयप्रकाश नारायण को कहां पर रखा गया था? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में इन्हें रखा गया था, ठीक है? जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां से ये फरार हो गए थे। और किसका गठन किया था फरार होने के बाद? तो आजाद दस्ता का गठन किया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं को कहां रखा गया था? तो अहमदनगर जेल में रखा गया था। सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। रॉलेट एक्ट 1919 में सर सिडनी रॉलेट की सिफारिशों द्वारा पारित किया गया था और 21 मार्च 1919 में कानून बन गया। इंपॉर्टेंट है। और रॉलेट एक्ट कब आया था? तो आपका 1919 में आया था, ठीक है? इसमें क्या था? तो आपका रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था?
तो महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। ठीक है, इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हम कुछ प्रसिद्ध नारों की बात करते हैं। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और साइमन गो बैक का नारा भी किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और इसे प्रसिद्ध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय ने इसे प्रसिद्ध किया था। और इसे गढ़ा किसने था? तो यूसुफ मेहर अली ने। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंकलाब जिंदाबाद। बीपीएससी तैयारी 2 में पूछा गया था ये। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हसरत मोहानी ने दिया था। और इसे फेमस किसने किया था? तो भगत सिंह ने इसे प्रसिद्ध किया था। ठीक है, भगत सिंह ने इसे प्रसिद्ध किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। मारो फिरंगी ये आपका मंगल पांडे जी ने दिया था। कर मत दो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। वेदों की ओर लौटो सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, बताया भी उसके बारे में कई बार, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये किसने? तो आपका श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने यह दिया था। ठीक है, कुछ और की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये आपका जो है बिस्मिल अजीमाबादी, ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है ये बिस्मिल अजीमाबादी ने दिया था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल भी जो ऑप्शन में रहता तो आप लोग राम प्रसाद बिस्मिल लगा देते, नहीं, इसको जो है किसने कहा था? तो आपका बिस्मिल अजीमाबादी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसने? तो आपका मोहम्मद इकबाल ने। संपूर्ण क्रांति ये पूछा गया प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये भी कई बार पूछा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दिल्ली चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, सारा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट है ये। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। हम बात करें जयप्रकाश नारायण ने किसके? तो आपका आजाद दस्ता का गठन किया था। लाला हरदयाल ने कल ही बताया था, गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था। और HSRA की स्थापना तो चंद्रशेखर आजाद। इसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखिएगा, कई सारे प्रश्न इसमें हैं। देखिए, काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1925 को, कल बताया था, इंपॉर्टेंट है ये। काकोरी षड्यंत्र कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA का गठन कब हुआ था? तो 1924, इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एकमात्र बचे हुए चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के नए दल का गठन किया। कल मैंने बताया था कि काकोरी कांड में जो है 70 लोगों को जो है लंबी सजाएं हुई थी, 4 को आजीवन कारावास हो गया था और 4 को क्या हो गया था? फांसी हो गया था। राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी वगैरह, इनको क्या हो गया? फांसी हो गया था। और इसमें चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए थे? फरार हो गए थे। और काकोरी कांड का हुआ था तो आपका 9 अगस्त 1925 को, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो है चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान में सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना 1928 में की। इंपॉर्टेंट, देखिए अगर पूछा जाए HRA की स्थापना कब हुई थी तो 1924 में हुई थी। और पूछा जाए HSRA की स्थापना कब हुई थी 1928 में। किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था दिल्ली में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य था।
इसके प्रमुख नेताओं की बात करते हैं तो आपका नेता यहाँ पे कहना सही नहीं होगा, क्रांतिकारी कहना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव आदि इसमें शामिल थे। इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। देखिए यहाँ पे दोनों में 16 अगस्त दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 45 लिख दीजिए, तो ऑप्शन कोई भी मान लीजिए 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस डेट ध्यान रखिएगा 16 अगस्त 1946। ठीक है, मुस्लिम लीग की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई की हम बात करते हैं आगे। देखिए 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। कब? 29 जून 1946 को। क्यों कर दिया था? क्योंकि कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान मांग को अस्वीकार कर दिया था और लीग क्या चाहती थी? तो लीग जो है आपका अलग मातृभूमि यानी अलग देश बनाना चाहती थी। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने घोषित किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम इसका था मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगा था ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला है, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह हम प्रैक्टिस को करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसको शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बने समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बने समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम हंटर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बारे में देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। डेट ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जालियांवाला बाग में वैसाखी के दिन हुआ था। अब की बार पूछा गया है, ये आपका पीआरटी में पूछा गया था। ठीक है, कि किस दिन हुआ था? तो वैसाखी के दिन यह हुआ था। ठीक है, अमृतसर में। सरकार ने जालियांवाला बाग में हुई गोलीबारी की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने जो है इस जांच समिति का गठन किया। अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर समिति को आमतौर पर हंटर आयोग के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हंटर आयोग। ऐसे पूछ लिया जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो हंटर आयोग बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें जो है 8 सदस्य थे। देखिए कौन कौन? तो लॉर्ड हंटर, जस्टिस सर जॉर्ज रैंकिंग, WF राइज, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसके आगे। इसमें जो है 3 भारतीय सदस्य थे, ये पूछा गया आपकी बार 6 to 8 के हिस्ट्री में पूछा गया था ये। ठीक है, इसमें 3 भारतीय थे। कौन? सर चिमन शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, ये पूछा भी जा सकता है पीआरटी में भी और अन्य किसी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 सदस्य थे। ठीक है, इन तीनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका जो है परिणाम क्या हुआ? तो मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में समिति ने सर्वसम्मत से डायर के कार्यों की निंदा की। डायर ने जो गोली चलाने का आदेश दिया था उसके कार्यों की निंदा हुई। लेकिन ध्यान रखिएगा, हंटर कमेटी ने जनरल डायर के खिलाफ कोई दंडात्मक या
शासनात्मक कार्रवाई नहीं की, कोई जो है दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, बस निंदा की। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट यही है ये। ठीक है, इन तीनों का नाम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को व्यापार संघ का राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें किस नाम से जानते हैं आप लोग? पंजाब केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन एम जोशी ने किया था। एन एम जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में किया था। इसकी स्थापना पूछा जाए तो एन एम जोशी ने किया था। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सन भी ध्यान रखिएगा। स्थापना 1920 में। नेक्स्ट है, मापिला विद्रोह कब हुआ था? इसे ही मोपला विद्रोह या मापिला विद्रोह कहा जाता है। या कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, केरल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखते हैं, मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, केरल में 1921 में हुआ था। मोपला नरसंहार, इसे जो है मोपला नरसंहार, मोपला दंगा, मापिला दंगा के रूप में भी जाना जाता है। यह केरल में मोपला समुदाय के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन था। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, आजकल ऐसा पूछने लगा कौन सा आंदोलन था, तो ये किसान आंदोलन था। इन लोगों ने जमींदारों और अंग्रेजी हुकूमत पर हमला किया। इसे दक्षिण भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कांग्रेस से आजकल कथन पूछने लगा है। टीआरई 2 में पूछा था, टीआरई 3 में पूछा था, 1 में पूछा था, तो इंपॉर्टेंट है ये। किसने यह विचार दिया था कांग्रेस के बारे में कि जो है कांग्रेस जो है ये डफरिन के मस्तिष्क की उपज है? तो ये किसने दिया था? तो आपका लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 की इसकी पहली बैठक हुई थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। देखिए, इसके बारे में हम देखते हैं कुछ टिप्पणियां। कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, पिछली बार ये पूछा गया था। देखिए, कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर घड़ियों की सुइयों की गिनती कर रही है। भारत में रहने के दौरान मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक यह है कि मैं उसे पूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये कथन किसने कहा था? तो ये करजन ने कहा था कांग्रेस के बारे में। बीपीएससी टीआरई 2 में ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। अगर हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह कांग्रेस के बारे में किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, इंपॉर्टेंट है। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा था। ठीक है, कांग्रेस के जो सम्मेलन होते थे उसे 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। उसके बाद और हम देखते हैं, बिपिन चंद्र पाल ने जो है कांग्रेस को याचना संस्था कहा था। किसने? बिपिन चंद्र पाल ने। लॉर्ड डफरिन, ये आपकी बार पूछा गया तो ध्यान रखिएगा टीआरई 3 में। वह जनता के एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या कम है। यह कांग्रेस के बारे में किसने कहा था? तो डफरिन ने कहा था। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना के समय जो है वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? कि अखिल भारतीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क शिशु है, यानी उपज है। इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। कथन जो है ये जो है प्रश्न बनते हैं इससे। इतना ही आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी में से प्रश्न बन जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, ऋग्वेद में 10 सूक्त हैं। ये आपका क्या है? गलत है। ऋग्वेद में 10 सूक्त नहीं, बल्कि क्या है? 10 आपके मंडल हैं, सूक्त नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत है।
इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, ये भी ये गलत है। इसकी रचना जो है आपका किस में की गई थी, तो इसकी रचना आपका संस्कृत में की गई है, ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत में है ये। इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं, ये आपका सही है। इसमें जो है 1000 से अधिक सूक्त हैं, इसमें आपका 1028 सूक्त हैं, तो ये आपका क्या है, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना जो है वैदिक काल में हुई थी, संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद में आपका 1028 सूक्त, 10 मंडल, 10,580 ऋचाएं, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। टीजीटी में पिछली बार पूछा गया था ये। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 9वें मंडल में सोम देवता और 10वें मंडल में 4 वर्डों का उल्लेख किया गया, इंपॉर्टेंट है। तीसरे में आपका मंडल में गायत्री मंत्र, 9वें में सोम देवता और 10वें में 4 वर्डों का उल्लेख किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो होत्र कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे यहाँ पे। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पहले तो यह ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सरोजिनी नायडू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। ये इंपॉर्टेंट है। अगला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमसे मैकडोनाल्ड था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगर वायसराय कौन था भारत का, तो वेलिंगटन वायसराय था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ जो है राजपुताना नामक जहाज, गांधी जो है एसएस राजपुताना जहाज से वहां पे गए थे और इस जहाज में इनके साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला एवं मीराबेन भी थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की कुछ अगर हम बात करते हैं कौन कौन इसमें भाग लिया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, रंगास्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय वगैरह भाग लिए थे। मुस्लिम लीग की बात करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान तिर्ती, मोहम्मद इकबाल, मुस्लिम लीग की तरफ से। हिंदुओं की तरफ से आपका MR जयकर ने, और दलित वर्ग की तरफ से आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, भी गांधी जी भाग लिए थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931, और दूसरा तभी पढ़ चुके हैं। तीसरा कब हुआ आपका, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है, कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है, तो डेट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव के पीछे अंग्रेजों की कूटनीति ही प्रेरक रही थी। मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव किस सन में पारित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को जो है कब के प्रस्ताव को कब पारित किया था, यह इंपॉर्टेंट है, तो 1940। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने 1940। देखिए इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान प्रस्ताव, इसे लाहौर प्रस्ताव भी कहते हैं, ये 24 मार्च 1940 को, ठीक है। इसके पहले की हम घटनाओं के बारे में बात करते हैं, तो मोहम्मद इकबाल जो थे उन्होंने 1930 में संघ के भीतर एक मुस्लिम राज्य के रूप में सीमांत प्रांत बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर के गठन का सुझाव दिया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोहम्मद इकबाल ने 1930 में जो है संघ के भीतर ही सीमांत प्रांत बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर को लेकर जो है अलग प्रांत बनाने की बात इन्होंने कही थी 1930 में। उसके बाद चौधरी रहमत अली, ये इंपॉर्टेंट है, चौधरी रहमत अली ने 1935 में पाकिस्तान, जिसे बाद में पाकिस्तान कहा गया, शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया। यह पूछा गया प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली ने। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में 24 मार्च 1940 को प्रस्ताव पारित किया था, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब पारित किया था, तो 24 मार्च 1940 को।
और भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिकल्पित संघीय योजना को अस्वीकार कर दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? इंपॉर्टेंट है, किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेटॉल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, 1894 में दक्षिण अफ्रीका में। गांधी का पहला जेल कार्यकाल आपका 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये पहली बार जेल गए थे। 1906 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में एशियाई अध्यादेश के खिलाफ अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिससे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? किसे जो है कैलिको कहा गया? तो आपका सूती कपड़े को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत से इंग्लैंड जाने वाली सूती कपड़ों को कालीकट के नाम पर कैलिको कहा गया। बाद में साधारण बुनावट के सफेद सूती कपड़ों को भी कैलिको कहा जाने लगा। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल की रचना है ये। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अबुल फजल आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। किस भाषा में है? तो ये आपका फारसी भाषा में है। यह पुस्तक जो है मुगल सम्राट अकबर के का प्रशासन इसमें शामिल है। इसमें उस दौरान राजस्व, भूगोल और संस्कृति आदि जो इसमें शामिल है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। ठीक है, नामा का ये तीसरा भाग है। ठीक है, और हेनरी बेब्रिज ने संपूर्ण अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? कल भी बताया था इसके बारे में। 1929 का अधिवेशन कहां पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज प्रणाली के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? पहला, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। बिल्कुल सही है ये। देखिए, ये जो आपका पंचायत है ये आपका राज्य सूची का विषय है, इसलिए इस पे जो है राज्य कानून बनाती है। तो सभी राज्यों में क्या होता है? अलग अलग होता है। ये बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अगला है, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। गलत है, सचिव का चुनाव नहीं होता बल्कि उसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, नियुक्ति होती है। अगला, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। नहीं, जिला परिषद जो है आपका कौन सा स्तर है? तो ये आपका पहला स्तर है। ठीक है, पहला स्तर है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। देखिए, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। पंचायती राज, ध्यान रखिएगा, राज्य सूची का विषय है। अच्छा, ये जो सूचियां हैं तीनों, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, किस अनुसूची है में है? ये 7वीं अनुसूची में, इसको भी ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव हर 5 साल में होता है। जो सचिव होता है ये ग्राम सभा का भी सचिव होता है। यह व्यक्ति निर्वाचित नहीं बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और जो सचिव होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार होता है ये। ठीक, देखिए, पंचायत राज व्यवस्था में आपका 3 स्तर है। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, ध्यान रखिए सबसे निचली सरकार होती है, सबसे निचली इकाई है। उसके बाद आपका पंचायत समिति या पंचायत राज के जो है ये आपका क्या है? दूसरा स्तर है पंचायत समिति। उसके बाद तीसरा आपका जिला परिषद है। ठीक है,
ये आपका क्या है, शीर्ष पर है। सबसे पहले आपका जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद आपका ग्राम पंचायत। अच्छा, त्रिस्तरीय पंचायत की बात किसने कही थी? तो आपका बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है? जो आपके पटवारी होते हैं, जिसे आप लोग लेखपाल के नाम से भी जानते हैं, इसका जो है, इसके कार्यों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो तहसीलदार करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तहसीलदार राज्य निरीक्षकों के साथ एक कर अधिकारी भी होता है। एक तहसीलदार को संबंधित तहसील के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में भी जाना जाता है। वे भू राजस्व के संबंध में एक तहसील से कर प्राप्त करने के प्रभारी होते हैं। उन्हें विवाद सुनना पड़ता है। भूमि विवाद की सुनवाई तहसीलदार कार्यालय में होती है। इंपॉर्टेंट है, भूमि से संबंधित जो भी आपका सुनवाई होती है, ये आपका तहसीलदार कार्यालय में होती है। वे पटवारियों के काम की निगरानी करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भू अभिलेख ठीक से रखे गए हैं या नहीं, और भू राजस्व एकत्र किया गया है या नहीं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है मौलिक अधिकार के बारे में। पहला दिया है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। बिल्कुल आपका ये सत्य है, बाध्यकारी है ये, ठीक है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उल्लंघन करने पर हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। बिल्कुल सत्य है। हम जो है हाई कोर्ट से पहले हम जिला न्यायालय जा सकते हैं, जिला से हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, वही बात कर रहा है, तो ये भी आपका सही है। अगला है, मूल अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार ब्रिटेन के संविधान से नहीं बल्कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कई बार बताया उसके बारे में, तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से या लिया गया है। मूल अधिकार जो है किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो 12 से लेकर 35 में इसका उल्लेख किया गया है। कितने मूल अधिकार हैं वर्तमान में? 6 मूल अधिकार हैं। पहले कितने थे? 7 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। देखिए, मानवाधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं क्योंकि संविधान बताता है कि ये क्या है, अनुउल्लंघनीय, यानी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसके उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार हैं। ये आपका जो है समानता का अधिकार 14 से 18, आर्टिकल विधान के बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में पूछा था, आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने कहा है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। राज्य की विधायिका से क्या अभिप्राय है? पहला करा, देश का प्रत्येक नागरिक, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह नहीं, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, नागरिकों द्वारा जो है निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विधायिका सरकार का वह अंग है जो क्या करती है, आपका कानून बनाती है। एक होता है आपका कार्यपालिका, एक होता है आपका विधायिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, ये इंप्लीमेंट करता है कार्यपालिका, और जो है कोई भी इसमें जो है दिक्कत आती है तो न्यायपालिका है ये। प्रत्येक लोकतंत्र राज्य में विधायिका का बहुत विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। यह लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्या है, एक सभा है, और राष्ट्रीय जनमत और लोगों की शक्ति का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछा है, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष नहीं। उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा HP मुखर्जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को। किसके तहत? तो कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन हुआ था। उसके बाद इसकी बैठक पहली कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। इंपॉर्टेंट है ये, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। और ये क्या थे? अस्थायी
अध्यक्ष थे। ठीक है। उसके बाद जो बैठक होती है 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जो है इसके क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें जितने भी प्रश्न हैं, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल किया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो है लगातार बने रहिए, आपको बहुत लाभ होगा इससे। अला भारत का राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा यह चुना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, इंपॉर्टेंट है व्याख्या, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या है? आपका राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में क्या है? तो अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधिनियम अधिकारी के माध्यम से करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपका जो है राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 53 में है। उसके बाद आर्टिकल 54 की बात करते हैं। इसमें आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा। पद आपका किसमें है? 52 में। कार्यपालिका जो संबंधित शक्ति है आपका 53 में। निर्वाचन आपका 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है जनता भाग नहीं लेती है, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। देखिए इसमें कौन कौन शामिल आता है देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत इसमें शामिल नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें भी आपका मनोनीत नहीं शामिल है, सिर्फ निर्वाचित। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी, सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखिएगा, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित, सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं। और दिल्ली और पुडुचेरी को कब शामिल किया गया इस निर्वाचक मंडल में? तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे शामिल किया गया। ये पॉइंट भी ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेता है, ये संशोधन भी ध्यान रखिएगा। ये तीनों इसमें शामिल होते हैं, मनोनीत नहीं शामिल होते हैं। ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है, ये भी पूछ लेता है। देखिए ये लोग शामिल नहीं होते हैं। संसद के दोनों सदनों को जो मनोनीत होते हैं ये नहीं शामिल होते हैं। विधानसभाओं के जो मनोनीत होते हैं ये भी नहीं शामिल होते हैं। और राज्य विधान परिषद, ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ राज्य जो आपका विधानसभा है, विधानसभा उसके सदस्य शामिल होते हैं, वो भी निर्वाचित। ठीक है। और विधान परिषद के बिल्कुल नहीं शामिल होते, कोई भी, ना निर्वाचित ना ही मनोनीत। और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य और किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके बारे में देखते हैं। महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। पूछा जाता है किस सदन में? तो किसी भी सदन में से लाया जा सकता है, बशर्ते कुछ शर्त है इसमें। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों, जिन्होंने यह आरोप तय किए हैं, द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कितने दिन पहले बताना होगा? तो 14 दिनों पहले। ठीक है। और महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है और जो है 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, और उसके बाद जब आ जाता है तो ये 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ये दूसरे सदन में जाता है। और राष्ट्रपति जो है इसमें जांच
राष्ट्रपति इस जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, राष्ट्रपति को जो है इस जांच में यह शामिल हो सकता है। यदि दूसरा सदन भी जो है इसे बरकरार रखता है, यानी इस आरोपों को सही मानता है, तो 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो राष्ट्रपति उस तिथि से अपने पद से हटा दिया जाता है जिस दिन प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये, ठीक है। जिस दिन प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसी दिन वह हट जाएगा। इस प्रकार महाभियोग संसद में क्या है आपका एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कल मैंने बताया था कि महाभियोग जो है कैसी प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए और 2/3 बहुमत से यह पारित होगा। और कैसा है ये आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। देखिए, पूछा जाता है कि जो इस महाभियोग में कौन शामिल होता है, तो इस महाभियोग में ध्यान रखिएगा संसद के किसी भी सदन के मनोनीत, इसमें जो है संसद के दोनों जो आपका दोनों सभा है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, इसमें जो आपका निर्वाचित और मनोनीत हैं, दोनों भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वो जो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो मनोनीत होते हैं वो किसमें शामिल नहीं होते हैं, वो चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन महाभियोग में शामिल होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होता है, दिल्ली, पांडिचेरी विधानसभा के, ये शामिल नहीं होते हैं। भले ही जो है ये चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा, इसमें कौन शामिल होता है महाभियोग में, तो दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसके द्वारा संविधान में आपका भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था किसमें है? तो भाग 9 में है। और अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची में यह शामिल है, ठीक है। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं, कई बार बताया हूं। आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। और इस अधिनियम को लागू कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है तो आप लोग जो है गलत लगा देते हैं। यह अधिनियम लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और अधिनियम आया कब था? 1992 में। लागू कब हुआ था? 93 में। और इसलिए जो है हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए कितने सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। 124, ठीक है। वर्तमान में कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ वर्तमान में क्या है आपके न्यायाधीश हैं। और इनके बाद कौन बनेगा? तो आपका जो है संजीव खन्ना इनका स्थान लेंगे। नवंबर में ये आपका रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद आपका संजीव खन्ना, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? इंपॉर्टेंट है, आधारभूत संरचना या मूल ढांचा का सिद्धांत, तो आपका हो जाएगा केशवानंद भारती प्रकरण 1973। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आधारभूत संरचना की हम बात करते हैं, होता क्या है ये? संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है, ताकि ध्यान रखिएगा ये आपका जो है मूल क्या होते हैं? आपका लोकतंत्र के आदर्श होते हैं। वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्वपूर्ण है कि इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार तत्व जो जनमानस के विकास के लिए आवश्यक है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इसलिए जो है आपका आधारभूत ढांचा की बात कही गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये अब की बार पूछा गया था। सूचना का अधिकार के बारे में दिया है, तो ये आपका जो है कैसा अधिकार है? तो ये आपका एक विधिक अधिकार है।
विधिक अधिकार यानी ये संसद के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, विधिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार कौन सा होता है, जो आपका संविधान में होता है, ठीक है, तो ये कैसा है, तो आपका विधिक अधिकार है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका जो कब आया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, ये पूछा गया आपकी बात टीआरई 3 में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा ये। इसका उद्देश्य आपका सूचना के मौलिक अधिकार को संचालित करना, ऐसी प्रणाली और तंत्र स्थापित करना जो लोगों की सूचना तक पहुंच को सुगम बना सके, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, ये सब क्या है इसके उद्देश्य हैं, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 को नहीं, देखिए 26 नवंबर को नहीं, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है, 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, कल भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है ये। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, बिल्कुल सही है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, कल बताया था मैंने, प्रश्न आया था, लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, इस दिन जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसे पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान के जो आपका में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। भारत के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ये पूछा गया था, टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था, इसे लिखा किसने था, तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, कई सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संविधान ने कब पारित किया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो हो जाएगा आपका 24 दिसंबर 1986 को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, जरूरी नहीं है, गलत है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही है। जो सरकार होता है इस संसद के क्या होता है, प्रति उत्तरदायी होती है और उसी के द्वारा हटाई जा सकती है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में सरकार संसद के प्रति क्या होती है, आपका उत्तरदायी होती है और इसके द्वारा हटाया जा सकता है। विशेष रूप से यह लोकसभा है जिसके लिए मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से क्या होती है, जिम्मेदार होती है। सरकार का यह रूप जहां केंद्र संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए जिम्मेदार होता है, उसे सरकार का संसदीय रूप कहा जाता है, इसलिए आपका दूसरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो है भारत की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, तीनों शब्द जो है प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है और इसी के माध्यम से मूल कर्तव्य को भी संविधान में जोड़ा गया था, कल भी मैंने बताया था, ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है, कौन सी बीमारी है, तो आपका एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है, यह मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। इसका कारण बेसिलस एंथ्रासिस नामक क्या है, एक बैक्टीरिया है और ये जो है बीमारी अधिकतर जो है भेड़ों में पाई जाती है। नेक्स्ट, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 एनसीईआरटी में है, ये मैंने पढ़ाया भी है इसको। तंतुओं से धागा बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है,
उसे क्या कहते हैं? उसे कताई कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। बुनाई क्या होती है? तो यह वस्त्र निर्माण की विधि है जिसमें तागे या धागे के दो अलग अलग सेंटों को समकोण पर मिलाया जाता है जिससे वस्त्र का निर्माण होता है, ये बुनाई कहलाती है। ओटाना इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है? यह बीजों और गोलकों से कपास को अलग करने की प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं? ओटाना। ये जो कपास को अलग किया जाता है इसे क्या कहते हैं? ओटाना कहते हैं। ठीक है। अला किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को एटीपी में परिवर्तन करता है और एटीपी कोशिकाओं की चयापचय गतिविधियों को शक्ति प्रदान करता है यानी ऊर्जा। ठीक है। कोशिका की खोज इंपॉर्टेंट, देखिए कई सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था, ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, ये पूछा गया है। अगर पूछा जाए कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? 1831 में केंद्रक की खोज की थी। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न बनता है इससे। नेक्स्ट, ओसाका क्या है? ओसाका क्या है? करा एक प्रकार का आकाशीय पिंड है, एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र गलत है, स्थानांतरित कृषि का प्रकार गलत है। ये आपका एक मिनट सॉरी, हाँ ठीक है, क्या है आपका? वस्त्र निर्माण केंद्र है ये। ठीक है, वस्त्र निर्माण केंद्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओसाका एक शहर है आपका जापान का। ठीक है, जापान में है और इसे जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं। देखिए, एशिया और अफ्रीका किससे अलग होते हैं? तो स्वेज नहर व लाल सागर द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है। यहाँ पे आपका क्या है? आपका रेड सी है यानी लाल सागर है। और यहाँ पे आपका क्या है? आपका स्वेज नहर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है। भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे भू संधि या उसे जो है स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, भू संधि या स्थल संधि कहा जाता है। जब स्थल की एक सकरी पट्टी दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ता है तो स्थल संधि कहलाता है। जैसे आपका पनामा स्थल संधि, पनामा किसको जोड़ता है? तो उत्तर अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। स्थल स्थल जुड़ रहा है जहां पे, वो आपका कौन सी संधि होगी? तो आपका स्थल संधि होगी। जल संधि क्या होती है? तो जल संधि जल का एक संकीर्ण मार्ग होता है जो समुद्र और महासागरों जैसे दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। ये आपका संकीर्ण मार्ग क्षेत्र होता है जल का, जैसे आपका बेरिंग जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पाक जल संधि किसको जोड़ता है। द्वीप क्या होता है? तो चारों तरफ जो है जो जल से घिरा होता है वो आपका क्या होता है? द्वीप होता है। खाड़ी किसे कहते हैं? तो एक खाड़ी जल निकाय का एक तटीय निकाय है जो सीधे जल के एक बड़े मुख्य भाग जैसे दूसरी खाड़ी झील या महासागर से जुड़ा होता है। जैसे कि बात करें आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट, मलोका है। देखिए, मलोका ये पूछा गया था टीआरई 1 में शायद पूछा गया था ये। मलोका क्या है? एनसीईआरटी में दिया, क्लासिक्स के एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, बस आपको एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मलोका है, मलोका क्या है? तो यह एक प्रकार का जो है घर है। ठीक है, अमेजन वर्षावन के जो आपका घर होते हैं उन्हीं को कहा जाता है ये। ठीक है, मलोका अमेजन बेसिन में पाया जाता है ये मलोका। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट है और ये जो आपका क्या है इस ये वाला एरिया, तो ये आपका क्या है? कौन सा घाट है? तो पूर्वी घाट है। ये पूर्वी घाट में कौन सा है? तो आपका महेंद्रगिरी है। देखिए यहाँ पे महेंद्रगिरी है। ठीक है, पेलीकोंडा, जवादी, सेवसराय। ठीक है, और जो है ये आपका किस में है? तो ये आपका पूर्वी घाट में है। इधर आपका देख लीजिए अन्नामुड़ी, दोरडा बेट्टा, ब्रह्मगिरी, महाबलेश्वर, कलसुबाई, गिर पहाड़ी, ये नहीं, गिर नहीं, ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट में है। देखिए, दोदा बेट्टा की बात करते हैं। दोदा बेट्टा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, इंपॉर्टेंट है।
नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। अनाईमुड़ी की बात करते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। गिरी पहाड़ी की बात करते हैं तो ये आपका किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यांगयाप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? बता चुका हूं मैं, यांगयाप दर्रा ये आपका तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। मैंने बताया था कि यांगयाप दर्रे से ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो बिहार में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में। पायराइट को जो है झूठा सोना भी कहते हैं। ठीक है, झूठा सोना भी कहा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप जो है कौन बनाता है, कौन सी नदी, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप असम में है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील सबसे बड़े पानी की खारे पानी की झील है। कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है। वुलर झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। ये जो है आपका ठंडे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। बेमनार झील आपका ये कहाँ पे है, केरल में है। सांभर झील बात करते हैं, खारे पानी की झील है, कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, बिहार में कौन सी है, तो कांवर झील है। ठीक है, गोखुर झील है, बेगूसराय में है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, टीआरई 2 में प्रश्न बना था, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है ये। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? इसे पंजाब हिमालय कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, ये आपका चार नदियों का देखिए, आपका ये आपका सिंधु नदी है, ये आपका सतलज नदी है, ये आपका काली नदी है, ये तिस्ता नदी है, और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है जो बह रही है। तो 1 2 3 4 5 नदियों को ध्यान रखिएगा। सिंधु और सतलज इसके बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद सतलज और काली इसके बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली और तिस्ता के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, और तिस्ता और जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और ये 5 नदियां हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रम से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मैप से ध्यान रखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुंदरबन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल सत्य, सबसे बड़ा डेल्टा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, बिल्कुल सत्य है ये। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, ये भी आपका सही है, इसलिए सुंदरबन कहा जाता है इसे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सभी कथन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है ये, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? शिव समुद्रम किस नदी के किनारे पूछा गया है, आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 के ज्योग्राफी में पूछा गया था 6 to 8 में, ये इंपॉर्टेंट है। अला भारत में ये भी पूछा गया है, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा, यानी जो है बहुत कम वर्षा हो रही है। तो बहुत कम कहाँ पे होती है, तो जो आपका राजस्थान वगैरह यानी मरुस्थल क्षेत्र में, वहां से कैसी वनस्पति पाई जाती है, तो कांटेदार पाई जाती है, झाड़ी पाई जाती है, यानी उष्णकटिबंधीय, यहाँ गर्मी उष्णकटिबंधीय मतलब गर्मी कांटे वाली पाई जाती है, और झाड़ियां पाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया 6 to 8 में ज्योग्राफी में। भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है? तो ये आपका हो जाएगा पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, यानी पतझड़ वाले हैं ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्णपाती में आपकी बात करते हैं, नीम हो गया, ठीक है, शीशम हो गया, सागौन हो गया, ये सब किस में आते हैं? तो ये आपका पर्णपाती में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? ये भी पूछा गया है।
विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है। मानसीराम में, मानसीराम कहाँ पे है? तो ये आपका मेघालय में है। ये पूछा गया था कि मानसीराम कहाँ पे है, तो मेघालय में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित कौन सा है? तो चिपको आंदोलन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1973 में हुआ था। कहाँ पे? आपका उत्तराखंड में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा थे। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा इसके क्या थे? प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। तो तमिलनाडु बन गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में खेती के आदिम रूप के लिए प्रयोग किया जाता है? आदिम यानी आदिवासी खेती, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो आपका हो जाएगा बेबर, बिल्कुल सही है। पांबा, डाबी, मिल्पा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक कई बार बता चुका हूं इसके बारे में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिस्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत में क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। उड़ीसा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। उड़ीसा में पुडू कहा जाता है, डाबी कहा जाता है, कुमान या बरिंगा या विंगा कहा जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में भी पोंडू कहा जाता है और पेंडा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। राजस्थान में आपका वालरे या वाल्टियर कहा जाता है। मध्य प्रदेश यहाँ पे होगा। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? बेबर या दहिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ और अंडमान में दीपा कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, हिमालय क्षेत्र में खिल और झारखंड में कुरुआ कहा जाता है। एनसीईआरटी में सारा दिया है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 में लगातार पूछा गया था कई सारे एग्जाम में। देखिए, लद्दाख इसे कहा जाता है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया में लद्दाख कहा जाता है, ये पूछा गया है। मिल्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। कोनुको कहाँ कहते हैं? वेनेजुएला में। रे कहाँ कहते हैं? वियतनाम में। रोका ब्राजील में। चेना बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका में। मोस्ले मध्य अफ्रीका। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आपका एनसीईआरटी में दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए। ठीक है, बाकी तमरई थाईलैंड में, कैनिंग आपका फिलीपींस में, हुआ आपका हुमा जावा में और टुंगिया बर्मा। इसको आप लोग ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है ज्यादा। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कोनुको। कोनुको मैक्सिमम नहीं, अभी बताया था कि कोनुको जो है कहाँ कहा जाता है? वेनेजुएला में कहा जाता है। ठीक है, वेनेजुएला में कहा जाता है। लद्दाख मध्य अफ्रीका में नहीं कहा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में कहा जाता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत है। मिल्पा मध्य अमेरिका, ये आपका सही है। मिल्पा आपका मध्य अमेरिका मैक्सिको में कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यही करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? इंपॉर्टेंट है। अरेबिका कॉफी की खेती कहाँ पे की गई थी? तो बाबा बूदन की पहाड़ी पर, कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में होती है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अरेबिका कॉफी जो है सबसे पहले बाबा बूदन की पहाड़ी पर, और जो है ये कहाँ से लाई गई थी? तो यमन से लाई गई थी, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। बाबा बूदन लाए थे, उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है, बाबा बूदन की पहाड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह अधात्विक श्रेणी से संबंधित है? खनिजों का कौन सा समूह अधात्विक श्रेणी से संबंधित, यानी धातु कौन सा नहीं है? तो लौह तो धातु है, तांबा भी धातु है, चांदी भी गलत है। ये अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, ये ठीक है, ये आपका अधात्विक है। ठीक है, बाकी निकिल, कोबाल्ट, प्लेटिनम ये भी आपका धातु होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग होता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका जो आपका सड़क के किनारे जो लैंप होता है, किस लैंप का प्रयोग करता है? तो सोडियम लैंप। ठीक है, जो पीले लैंप होते हैं, सोडियम लैंप। नेक्स्ट, एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, समान नेत्र के लिए जो आपका न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लेंस होता है आपका मानव में, आंख में? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अच्छा, लेंस की क्षमता किससे नापते हैं? तो डायोप्टर से नापते हैं, डायोप्टर से लेंस की क्षमता नापते हैं। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं? तो आपका हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार बताएं उसके बारे में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा बताइए। कल ही बताया था आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता नापने में किया जाता है, डेसिबल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ध्वनि की आवृत्ति किस में नापते हैं? तो आवृत्ति जो है हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? पवन का वेग किससे नापा जाता है? तो हो जाएगा एनेमोमीटर से। एक प्रश्न तो इससे बनता ही है, ये आपका जो मापन होता है इससे एक प्रश्न आता है एग्जाम में। तो एनेमोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पवन का वेग मापा जाता है। अच्छा, बात करें एमीटर से, आपका विद्युत धारा नापी जाती है, ठीक है। विद्युत धारा का मापन एमीटर से किया जाता है। अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? तो ऊंचाई का मापा जाता है अल्टीमीटर से। ऑडियोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ध्वनि की जो है तीव्रता नापी जाती है ऑडियोमीटर से। नेक्स्ट है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण इंपॉर्टेंट है ये। दूध को जब मथा जाता है उसमें जो है क्रीम अलग हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है अपकेंद्री बल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपकेंद्री, बस इतना ध्यान रखिएगा, अपकेंद्री मतलब होता है जो केंद्र से बाहर जा रहा हो, ठीक है, जो केंद्र के बाहर बल लग रहा हो, ऐसे बाहर फेंक रहा हो, वही आपका अपकेंद्री। अपकेंद्री क्या होता है? जो ऐसे जो है अंदर केंद्र की तरफ खींच रहा हो, ठीक है, अंदर होता है, ठीक है। जैसे आप किसी चीज को घुमाते हैं गोल 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 गोल, तो आपका जैसे पानी अगर हम बाल्टी में लेकर किसी चीज में इसको घुमाएं जोर से, तो वो तब गिरता नहीं है। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल लगता है, ठीक है। और ये जो बाहर लगता है आपका अपकेंद्री बल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन भी इसी पे काम करता है, जो मैल छुड़ाता है इसी पे काम करता है, अपकेंद्री बल पर। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? या टीआरई 1 में पूछा, 2 में पूछा, 3 में पूछा, सब में पूछा गया है ये। गैल्वेनोमीटर से क्या पता लगाया जाता है? तो विद्युत धारा का पता लगाया जाता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट है, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? फ्यूज तार जो होता है उसमें क्या होना चाहिए? उसका क्या होना चाहिए? तो उसका जो है आपका उच्च गलनांक नहीं, उसका जो है गलनांक क्या होता है आपका? कम होना चाहिए, यानी अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक होता है। इसका कारण है कि यह एक सीमित मूल्य से अधिक धारा के प्रवाह को रोक पाता है। फ्यूज तार हम किस लिए लगाते हैं? ताकि जो है किसी उपकरण का नुकसान ना हो। कभी कभी क्या हो जाता है, कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया, कुछ दिक्कत आ गई, तो फ्यूज क्या हो जाता है? जल्दी गल जाता है, यानी उसका गलनांक क्या होता है? कम होता, तभी जल्दी गल जाएगा, और प्रतिरोध उच्च होता तभी तो वो रोक पाएगा, ठीक है। तो यही आपका है। और ये जो किसका होता है? टिन, शीशा, जस्ता से बना होता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राइजोबियम का फलीदार पौधों के साथ संबंध को डैश कहा जाता है। जो आपका राइजोबियम होता है ये किस में पाया जाता है? तो फलीदार पौधों में पाया जाता है, दलहनी पौधों में यह पाया जाता है। कौन सा संबंध होता है इसमें? तो सहजीवी संबंध होता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। राइजोबियम जो आपका बैक्टीरिया होता है, ठीक है, कौन सा संबंध होता है? तो सहजीवी संबंध होता है इन दोनों के बीच में। कैसे? राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, ध्यान रखें, जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता है, अतः यह चना, मटर, मूंग, सेम या अन्य फली की जड़ों में रहता है तथा इन्हें नाइट्रोजन प्रदान करता है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बदले में पौधे जीवाणु को क्या करते हैं? जीवाणु को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो है कौन सा संबंध है? तो सहजीवी संबंध है। सहजीवी में किसी को नुकसान नहीं होता। देखिए, ये आपका इस खाना बना के उसको दे दे रहा है, और ये जो है उसको आश्रय प्रदान कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? उसको नाइट्रोजन दे रहा है पौधों को, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन होता आपका क्या होता है? स्त्रीजन हार्मोन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो महिला लिंग के क्या है? आपका हार्मोन है।
जो स्त्री के अंडाशय में रक्तधान द्वारा बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये आपका अंडाशय स्रावित होता है। और टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो ये आपका वृषण से स्रावित होता है, और ये जो है क्या है, पुरुष हार्मोन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा दोनों। नेक्स्ट, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। किसी जो है, किसी व्यक्ति का आंख, जैसे देखा होगा आपने, किसी का नीली होती है, किसी को भूरी होती है, वो किसकी वजह से होती है, तो आपका परितारिका यानी आइरिस की वजह से होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका है, यहाँ पे देखिए ये आइरिस है ये। ठीक है, आइरिस है, और इसी की वजह से रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है। सभी को पता है खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, तो जो होता है आपका उत्पादक सबसे निचला स्तर होता है। ये देखिए आपका निचला स्तर उत्पादक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने के कारण जो आपका जो जैव उर्वरक होता है, ये प्राकृतिक जो आपका रासायनिक उर्वरक होता है उससे अच्छा होता है। क्यों होता है, तो जैव उर्वरक जो है भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए स्वपारिस्थितिकी यानी ऑटोकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने जो है मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और मेंडल को क्या कहा जाता है, तो आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है। दूध से दही किसकी वजह से बनता है, तो आपका लैक्टोबैसिलस की वजह से जमता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाता है दूध में, तो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूध में ध्यान रखिएगा विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पोलियो का विषाणु यानी वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। पोलियो का विषाणु वायरस जो होता है किस प्रकार प्रवेश करता है, ये दूषित खाद्य और पानी से प्रवेश करता है। इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोलियो दूषित खाद्य और पानी से यह होता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो मुख्य रूप से मेथेन होता है इसमें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह जानवरों और पौधों से कार्बनिक कचरों के अवायवीय अपघटन के माध्यम से उत्पन्न होता है। इसमें मुख्य रूप से मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, और मेथेन बायोगैस का क्या एक प्रमुख घटक है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रीन मफलर क्या होता है, तो ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। और वो काम क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करने के लिए सड़कों के किनारे जो आपका ये ध्वनि प्रदूषण क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये मार्ग क्या करती है, परिवर्तित करती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। किसका उद्गम अमरकंटक से होता है, तो सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। ऑप्शन बी। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो बरौनी में है। और ये पूछा गया था किस जिले में है, तो बेगूसराय में। टीआरई 2 में पूछा गया था किस जिले में, तो बेगूसराय में ये बरौनी तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डालमिया नगर जो है आपका किसके लिए, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगर ये पूछा जाए किस जिले में है, तो ये आपका रोहतास जिले में है। ठीक है, रोहतास जिले में। और रोहतास जिला में ध्यान रखिएगा गेहूं और चावल भी सर्वाधिक होता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। केला उत्पादन कहाँ पे होता है बिहार में,
तो हाजीपुर ये है, प्रसिद्ध है इसके लिए। भागलपुर की बात करते हैं तो इसे सिल्क सिटी कहते हैं, यानी ठीक है, सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को, कई बार पूछा गया है। और केला के लिए हाजीपुर। अला 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कल ही बताया था इसको मैंने। 1922 कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। ठीक है, बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। पहला 1912 में आपका बांकीपुर पटना में हुआ था, उसके बाद 1922 में हुआ था, गया में हुआ था, उसके बाद 1940 में रामगढ़ में हुआ था। 1912 की अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था, 1922 का CR दास ने, 1940 का आपका जो है अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ध्यान रखिए, पटना पूछा है तो 1857 यह हो जाएगा आपका पीर अली खान। पीर अली खान ने नेतृत्व किया था पटना से। कुंवर सिंह ने कहां से किया था? तो इन्होंने जगदीशपुर से किया था। कहां से? जगदीशपुर से किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह। नेक्स्ट, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो है आपका 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे सिख धर्म के। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था और इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत कब की थी? 1699 में की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, करंट अफेयर के प्रश्न यहां से शुरू हो रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो शरद कमल को चुना है गया। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए। दोस्तों मैंने इसका भी करंट अफेयर का भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों इसका जो मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो आप लोग जो है वहां से सारी वीडियो को देख सकते हैं। हाल ही में किन 2 देशों में UPI पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया? पूछा गया प्रश्न है ये, TR3 में पूछा गया था। फरवरी का करंट अफेयर है ये। UPI कहाँ पे? तो आपका श्रीलंका और मॉरिशस में। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाए, श्रीलंका और मॉरिशस दोनों। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? तो हो जाएगा आपका कौन सा? तो हो जाएगा अटल सेतु, ऑप्शन A। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन किसके बीच होता है? तो जापान, भारत और जापान के साथ होता है ये। नेक्स्ट, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो ये आपका मिला है किसे? तो किलियन मर्फी को। इन्हें जो है ऑस्कर में भी जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ओपनहाइमर के क्या है ये? ठीक है, एक्टर हैं ओपनहाइमर के, इन्हें ऑस्कर भी मिल चुका है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जाता है देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब। ठीक है, धोलेरा गुजरात। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, उज्जैन मध्य प्रदेश में। विश्व की पहली है, तो ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? बताया था मैंने इसको, बिग कैट अलायंस। जो आपका बिल्ली की प्रजातियां, जैसे आपका बाघ हो गया, चीता हो गया, जैगुआर हो गया, ये सब उसमें 7 जो है जानवर शामिल हैं। तो इसके लिए मंजूरी प्रदान किया गया है 150 करोड़ रुपए। ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो भारत में इसका मुख्यालय होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए सतर्कता आयुक्त बने हैं आपका SS राजीव, ऑप्शन C। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है ये, 100% पूछे जाने की संभावना है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपका हो जाएगा रामनाथ कोविंद, ऑप्शन A। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 तो आपका जेनिक सिनर ने जीता मेंस सिंगल टाइटल। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? विश्व बैंक ने। तो ये आपका जो है राकेश मोहन को किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए विश्व बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नेक्स्ट, हाल में अब्देल फतह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये आपका पुनः बने हैं, तो मिस्र, ऑप्शन B। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपका जो है विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर अर्जुन एरिगैसी बने हैं पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है। नेक्स्ट,
कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? कैंसर के लिए पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो आईआईटी बॉम्बे में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।